कल सबको पता है इंटरनेशनल योगा डे है। आज हम करेंगे इसके बारे में बात। हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं इंडियन योगा एसोसिएशन से सार्थक दीक्षित, आचार्य आनंद। He is an eminent yoga trainer who has been training a lot of students, helping them pave the path to well-being through yoga. आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे about how yoga can help us stay nirog. योग keeps us nirog. That's the topic for today's session. हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से by inculcating yoga in our daily routine हम healthy रह सकते हैं। Mr. Sarthak will be joining us shortly. तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, बेसिकली ऑफिस में we all sit throughout the day, बैठे बैठे कभी कभी क्या होता है पूरा दिन गुजर जाता है और घर जाके हम टायर्ड हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। आजकल प्रोसेस्ड फूड मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, इजी टू ईट फूड पिक करते हैं। पहले की तरह घर जाके खाना बनाएं और फिर वो हेल्दी चॉइसेस डिस्कवर करना हमारे लिए टायरिंग हो जाता है। और एक्सरसाइज स्पेशली बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एस्केप करते हैं। पहले की जो रूटीन थी कि सुबह उठ के योग के लिए हमें 1 घंटा देना ही है या आधा घंटा देना ही है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। इंटरनेशनल योगा डे इसीलिए है कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सके कि हाउ योगा शुड बी अ मैंडेटरी इन एवरीबॉडीज लाइफ टू कीप देम हेल्दी एंड फिट। तो आज हमारे साथ सार्थक दीक्षित फ्रॉम इंडियन योगा एसोसिएशन वो जुड़ने वाले हैं और हमें वो बताएंगे कि किस तरह से कौन से योगा हम करके हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। तो जो ऑडियंस हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं, जानते हैं उनसे कि हाउ मेनी ऑफ यू प्रैक्टिस योगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो करते हैं, प्लीज पुट a yes or a thumbs up in the chat box. Let's know how many of you all are practicing yoga on a daily basis. कौन करता है, देखते हैं। Put a thumbs up in the chat box in the comment section and tell us that yes, you are a active yoga practitioner. Yes, dear audience, कौन करते हैं हर रोज? Yes, I see one yes coming in. Oh, one Shivam saying no. So yes, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सार्थक दीक्षित, Acharya Anand ji from Indian Yoga Association, who has been practicing yoga and teaching yoga for a long time now, making a difference in everyone's life through yoga. I see a lot of yes no coming in. No ज़्यादा है, yes कम है। दोस्त सार्थक दीक्षित जी देख रहे हैं हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है, वो बोल रही है कि हम लोग नहीं, योगा नहीं हो पा रहा है हमसे। कुछ ऑडियंस yes कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं ओम शांति, यस, मेडिटेशन एंड योगा इज द वे टुवर्ड्स अ हीलिंग लाइफ, अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो ओवर टू यू सार्थक जी, अब आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि किस तरह से योग कैन कीप अस निरोग। हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीवन डूइंग? आई होप सब बहुत कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो आई होप रुतिका जी ने थोड़ा सा मेरे बारे में बताया होगा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको खुद से बता देता हूँ। मेरा नाम सार्थक दीक्षित है। करीब 14 ईयर्स से मैं योगा के साथ जुड़ा हूँ और 14 ईयर्स से मैं अपने लिए योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। और करीब 8.5 ईयर्स हो गए हैं मुझे योगा सिखाते हुए। बहुत सारे अलग अलग लोगों को, बहुत सारे अलग अलग ग्लोबल लेवल पे अलग अलग लोगों को मैं अपने साथ योगा के माध्यम से जोड़ चुका हूँ और बहुतों के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मैंने योगा के आने के बाद देखे हैं। तो जैसे कि रुतिका जी का क्वेश्चन था कि योग हमें निरोग कैसे बना सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। योगा, आप ये कह सकते हैं कि योगा बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, बहुत ही एंशिएंट फॉर्म है और मैं ये कहता हूँ कि योग से ही सब कुछ संभव हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी बहुत अलग अलग कॉर्पोरेट कल्चर्स में काम किया, खुद को भी मैं इन्हीं सब माध्यमों में फंसा हुआ पाया था एक टाइम पे, जहाँ पे आजकल ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। और
जैसे कि लोग समझते हैं कि हम वर्क आउट करने जाते हैं, आपने सुना होगा कि जिम जाते हैं तो स्विमिंग जाते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग जाते हैं, तो सब कहते हैं कि हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। पर योगा के साथ एक लाइन है, मेरी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी थी, बट मैं शेयर करना चाहूंगा कि योगा इज नॉट वर्क आउट, इट इज वर्क इन। योग के माध्यम से आप अपने योग के माध्यम से आप अपने बारे में वो बातें समझ पाते हैं जो और कोई शायद आपको नहीं बता पाएगा। तो जैसे कि स्किल्स, टैलेंट की बात करते हैं या आप अपनी कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, तो योगा एक ऐसा जरिया है, योगा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने भीतर की उन काबिलियत को भी पहचान सकते हो जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वो आपके अंदर मौजूद है। और यही काबिलियत आपको आगे चल के निरोगी काया देती है। योगा के अंदर वो सब मुमकिन हो जाता है। अब क्योंकि मुझे इतना समय हो गया योगा के साथ जुड़े हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि योगा के साथ मैंने उन डिजीज, उन बीमारियों तक को मैंने ठीक होते देखा है जो साइंस शायद कहीं ना कहीं नकार दे कि उनका कोई इलाज मुमकिन नहीं। तो अब ऐसे बहुत सारे केसेस मिल चुके हैं। शुरुआत में तो मैं कहूँ कि मुझे भी थोड़ा सा डाउट था जब मैं खुद योगा से नया नया जुड़ा था, बट जैसे जैसे मुझे अनुभव मिलता गया, जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता गया और जैसे जैसे मैंने उनके जीवन में इतने सारे परिवर्तन देखे, आज मैं कह सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल दिल से मैं बात कह सकता हूँ कि योग सच में आपको निरोग बना सकता है। पर रेगुलरिटी, डिसिप्लिन एक बहुत ही जरूरी चीज है। जितना आप नियमित रूप से योगा करेंगे उतना ही ज्यादा योगा के माध्यम से आप अपने जीवन में अपने आसपास की जुड़ी हुई लोगों में परिवर्तन देख पाएंगे, जो आपका एक पर्सपेक्टिव जैसा आप दुनिया देखते हैं उसे चेंज करता है। पूछते हैं हमारी ऑडियंस से जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, कितने लोग यहाँ पे हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर में हु आर इनटू सिटिंग जॉब, आपको 9 घंटे डेस्क जॉब पे रहना पड़ता है। तो हु आर इनटू सिटिंग जॉब, जस्ट राइट डाउन यस वी आर इनटू सिटिंग जॉब, सिटिंग जॉब ऐसे आप डाल सकते हो। तो उसके बारे में फिर हम बात करेंगे कि कौन से आसनास हम कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, रूटीन में, क्योंकि जो लोग हमेशा सिटिंग जॉब करते हैं उनके लिए वो बैठे बैठे भी अपनी डेस्क पे, अपने सीट पे वो कर सकें। तो यस डियर ऑडियंस, जितने भी हैं आप यहाँ पे जो सिटिंग जॉब में इन्वॉल्व है, तो आई कैन सी हम राइटिंग यस, तो उनकी सिटिंग जॉब है। और भी जो लोग हैं अपने प्लीज राइट डाउन की वी आर इनटू सिटिंग जॉब, और आपको मूवमेंट आपकी कम हो, एक ही, स्पेशली आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इतना बढ़ गया है, तो घर बेड से उठते ही हम लोग अपनी डेस्क पे आ जाते हैं, सीट पे आते हैं, वहीं पे हम अपना काम करते हैं, फिर वापस टू अब बेड। तो इनके लिए हम क्या करें? तो हाउ यस, बहुत सारे डॉक्टर स्वर्ण गोयल लिख रही है यस सिटिंग जॉब, बहुत सारे और भी यस आ रहे हैं। तो सात्विक जी प्लीज बताइए, बैठे बैठे अपने डेस्क पे हम कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो हमें हेल्दी रखें? क्योंकि योगा अब सबके जीवन में एक बहुत मूल धीरे धीरे बनाने लगा है। योगा की अवेयरनेस जैसे कि जब शुरुआत हुई थी तो हमारे परम पूज्य हैं बाबा रामदेव जी, सब उनको जानते हैं, सबसे पहले उन्होंने योग का जो चलन शुरू किया था। एक टाइम था शुरुआत में जब उनका 15 मिनट का स्लॉट आया करता था टीवी में, तब जब सब लोग देख के उन्हें धीरे धीरे उनको लोगों ने पहचानना शुरू किया था। उसके बाद योग की प्रशंसा बढ़ती गई और आज मुझे लगता है कि देश में जितना योग का प्रचलन है इतना शायद पहले कभी कम ही रहा होगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा लंबे हो गए हैं। मुझे कुछ लोगों से पता लगा था कि कंपनीज में ये तक कहा गया है कि क्योंकि अब आपको ट्रैवल नहीं करना है तो आप अपना बचा हुआ ट्रैवल टाइम कंपनी को दीजिए, क्योंकि पहले तो आपको ट्रैवल करना था तो आप अपना ट्रैवल टाइम यूज करते, बट अब क्योंकि ट्रैवल नहीं करना, आप वर्क फ्रॉम होम में, तो थोड़ा और एक्सटेंड कीजिए अपने वर्किंग आवर्स को। तो लोगों ने वो भी एक्सटेंड किया। सिस्टम पे जो बैठ के काम करना है, बहुत सारे लोग भी जो कंप्यूटर बेस्ड जॉब है कि कंप्यूटर पे बैठ के वो बहुत लंबे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, उस लाइफस्टाइल को अभी हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कंसिडर करना शुरू किया। सेडेंट्री मतलब कि आप बहुत ही समय तक, बहुत लंबे लंबे समय तक आप बैठे हैं। तो कुछ रूल है, कुछ नियम है जो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि वो आपको फॉलो करने हैं अपने आप को हेल्दी रखने के। जिसमें सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको अपने सिटिंग पे, अपने चेयर पे जब आप बैठ के काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप 40 मिनट से ज्यादा एक सिटिंग ना लें।
40 मिनट जैसे ही आपको मार्क्स दिख जाए कि 40 मिनट हो गए हैं बैठे हुए, तुरंत आपको वहां से खड़े होना है। आप चाहे भले ही 1 मिनट के लिए कर लें, 1 मिनट 30 सेकंड, जितना आपके पास समय उपलब्ध है, पर 40 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना। 40 मिनट होते ही आप अपने चेयर से उठेंगे और अपना एक वॉक ले सकते हैं, जो भी आपका रूम है, जो अभी आपके पास स्पेस अवेलेबल है। और वॉक कैसे ले सकते हैं? सिंपल वॉक भी ले सकते हैं आप, वाटर ब्रेक के तौर पे उस वॉक को ले सकते हैं कि आप गए आराम से, आपने थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिया, पानी पी के आप वापस आ गए, या फिर आप अपना वॉशरूम ब्रेक के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, पर 40 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना। दैट इज द गोल्डन रूल। हाँ, पर ये रूल उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो 40 मिनट की सिटिंग कर रहे हैं। वो लोग जो ऑफिस के नाम पे हर 10-10 मिनट में घूम रहे हैं, तो उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। 40 मिनट से ज्यादा नहीं करना, बस इसका ध्यान। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, सेडेंट्री लाइफ जिसके लिए हम बात कर रहे थे, तो अगर आपकी कंप्यूटर पे सिटिंग बहुत लंबी है, बहुत देर तक अगर आप बैठ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर में बता देता हूँ, ताकि आपको वो चीजें भी याद रहें और आप लोग उनसे कंफ्यूज भी ना करें। तो सबसे पहले योगा का एक सिद्धांत है। योगा का सिद्धांत कहता है कि वट एवर गोज हेयर, क्या है यहाँ पे हमारा दिमाग, मस्तिष्क, वट एवर गोज हेयर शोज हेयर। ओके, तो आई होप मुझे देख के आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, जो आचार्य जी बात कर रहे हैं वो अच्छे ही हैं, हष्ट पुष्ट दिख रहे हो, कोई ऐसे आपत्ति नहीं लग रही होगी। तो वट एवर गोज हेयर शोज हेयर का मतलब ये है कि जैसा भी आप यहाँ रखेंगे अपने मस्तिष्क को, वो यहाँ दिखेगा। और क्योंकि लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस की एक प्रॉपर्टी है कि वो डाउनवर्ड फ्लो करता है, स्ट्रेस आपके बॉडी में फ्लो करेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेस जब नीचे आएगा तो वो आपके नेक को स्टिफ करना शुरू करेगा, जिसमें सर्वाइकल से रिलेटेड पेन आने हमारे पास शुरू हो जाते हैं। तो सर्वाइकल पेन के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी हमारी एक्सरसाइज होती है, उसे कहते हैं नेक मूवमेंट एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो नेक मूवमेंट में क्या है हमारा, जिन्हें ऑलरेडी सर्वाइकल का पेन है, वो इस मूवमेंट के अंदर थोड़ा सा देख के संभाल के करेंगे। क्या संभालना है मैं पहले वो बता देता हूँ, कि आपको अपने चिन को चेस्ट में नहीं लगाना। अगर आपके सर्वाइकल का ऑलरेडी पेन है, तो चिन को चेस्ट में नहीं लगाना, ये गैप हमेशा आपका मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप चेयर पे सीधे बैठेंगे, तो हम इसे कह सकते हैं कि आपको अपनी चिन फ्लोर के पैरेलल रखनी, उससे नीचे नहीं जाना। उसके अलावा आप फुल रेंज ऑफ मोशन कर सकते हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है, इनहेल करते हुए आपको अपने चिन को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है, और एक्सहेल करते हुए आप अपनी चिन को चेस्ट में लगाएंगे। चिन को चेस्ट में वो लोग लगा सकते हैं जिनके नेक में कोई पेन नहीं है। अगर नेक में पेन है तो चिन चेस्ट में नहीं। इनहेल करते हुए चिन को पूरा ऊपर स्ट्रेच किया, एक्सहेल करते हुए चिन डाउन, इनहेल चिन अप, एक्सहेल चिन डाउन। इसको हम 10 काउंट के लिए रिपीट करते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बैठे बैठे कोई भी मतलब थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक भी किसी को चाहिए, बैठे बैठे स्ट्रेस हो गए, एक कंटिन्यूअसली आप अपने स्क्रीन को देख रहे हो, ब्रेक ले लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, अपने चिन मूवमेंट्स कर लो, नेक मूवमेंट्स कर लो, कीप्स यू लाइक इजी है। बहुत बेनिफिट मिल जाता है आपको, बहुत बेनिफिट मिल जाता है। हमारे नेक से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं, नेक में अप एंड डाउन हो जाता है, साइड टू साइड रोटेशन हो जाता है, वो आपके नेक को स्ट्रेंथन करके रखेगा। और उसके बाद आपके शोल्डर की मूवमेंट आ जाती है, आपको दोनों उंगलियों से पिंच बना के शोल्डर पे रखेंगे, एंड देन आप शोल्डर रोटेट करेंगे दोनों हाथ से एक साथ, एल्बोज को मिला के, तो वो आपके शोल्डर के लिए बहुत यस एग्जैक्टली, तो वो आपके शोल्डर टेंशन को रिलीज कर देते हैं इस तरीके से। तो आपका नेक हो गया, उसके बाद आपका शोल्डर टेंशन रिलीज हो गया। थोड़ा सा शोल्डर के नीचे आएंगे तो हमारा स्पाइन का थोरेसिक और लंबर रीजन आता है, थोरेसिक और लंबर रीजन। योगा क्या कहता है, योगा ये कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और वो कहते हैं कि उनकी उम्र 50 साल है, लेकिन उनके कमर की जो हड्डी है, मेरुदंड जिसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर एक 25 साल के या 30 साल के व्यक्ति जैसी है, तो योगा कहता है कि हम उनकी उम्र 25-30 साल मान सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आवश्यक है आपकी रेगुलर मूवमेंट के लिए। आपकी जो रेगुलर दिनचर्या चल रही है उसके लिए आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। तो हमारे स्पाइन में कितनी मूवमेंट हम टोटल करते हैं, योगा कहता है कि हम मेजर 6 हमारी मूवमेंट है जिन पे अगर आप फोकस कर लोगे तो आपकी स्पाइन बहुत अच्छी चलेगी। और अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड को बैक बोन कहते हैं, बैक बोन वो आपकी मोस्ट सपोर्टिव बोन्स हैं, आपका सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है आप एक तरीके से आपका बैक बोन से चल रहा है, उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आपको परेशानी होगी। तो वो स्पाइनल कॉर्ड आपकी अच्छे से चलती रहे, उसके लिए हम 6 मूवमेंट बताते हैं, जिसमें आपका फ्रंट मुड़ना है, बैक आर्च है, साइड जाना है, साइड जाना है, और फिर ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना।
तो ये टोटल मिला के 6 मूवमेंट्स हो जाती हैं। अगर आप इन 6 मूवमेंट्स के अंदर बेस आप अपनी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी समस्या कभी जीवन में नहीं आएगी। हाँ, वो लोग जिनके ऑलरेडी बहुत बहुत सिंपल मूवमेंट है, वो लोग जिनके ऑलरेडी बैक में अगर पेन है, ज्यादातर लोग जो सिटिंग जॉब बहुत लंबा करते हैं उनके लोअर बैक में पेन आना शुरू हो जाता है। L3, L4, L5 में यूजुअली वो पेन ओरिजिनेट होता है, जिसमें इश्यूज आते हैं, जैसे डिस्क डीजनरेट का एक इशू आता है, डिस्क बल्ज का इशू आता है। तो उन लोगों के लिए बस ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट नहीं करना है, अवॉइड करना है। अगर इनकेस आपको करना पड़ भी जाता है तो आप नी बेंड करके कमर एकदम सीधा रख के फिर आप आगे झुकेंगे। कमर को हंच नहीं करना, जैसे हम आगे झुकते हुए हंच कर देते हैं, वो हंचिंग अवॉइड करनी है या आगे झुकना ही अवॉइड करना। तो यूं कह सकते हैं कि जिनके लोअर बैक पेन है उन्हें अब दुनिया में किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं। अगर वो झुकेंगे तो पेन बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखें। बाकी आप ये 6 मूवमेंट पे फोकस कीजिए। हाँ जी। योगा करने से पहले क्या हम खाना वगैरह खा सकते हैं? नहीं, योगा करने से पहले खाना वैसे तो अवॉइड ही करना होता है, पर एक फिर भी रफ आइडिया के लिए एक छोटी सी विंडो है, वो मतलब जो एक कुछ रूल्स हैं मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ लिक्विड ले रहे हैं, जैसे ग्रीन टी हो गया है या कोई जूस वगैरह हो गया है, अगर आप वो पीने में, या नारियल पानी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, तो इस तरीके का अगर आप कुछ लिक्विड इंटेक कर रहे हैं तो करीब 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक का आप पहले कंज्यूम करके आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। मिनिमम आधा घंटा कह लीजिए, अगर बहुत ही समय सीमा नहीं है, बिल्कुल समय सीमा नहीं है तो आधा घंटा कह लीजिए, बट 40 मिनट 45 मिनट तक आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। इससे अगर कुछ हैवी खाना है, मतलब जैसे आप कुछ फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करना चाहते हैं या पोहा वगैरह कंज्यूम करना चाहते हैं, खिचड़ी वगैरह कंज्यूम करना चाहते हैं, तो वो 1.5 घंटे तक पहले आप खा सकते हैं। 1.5 से पौने 2 घंटे पहले आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अगर ऐसा कुछ खाया है तो 1.5-2 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा हैवी खाया है, हाँ, विंडो ऐसा हम मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर उससे भी ज्यादा अगर आपने कुछ खाया है, जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे दिल्ली के चटकारे बहुत आजकल फेमस हो चुके हैं। तो अगर आपने छोले भटूरे खा लिए हैं, मोमोज खा लिए हैं, ग्रेवी पैन फ्राइड ऐसा कुछ अगर आपने खा लिया है तो भाई उसके लिए आपको 3 घंटे का समय देना पड़ेगा, 2.5 से 3 घंटा। या आजकल बहुत फेमस वो चलता है बटर नान वगैरह, कढ़ाई पनीर, ऐसा कुछ हैवी तला भुना खा लिया है तो उसके लिए आपको 3 घंटे का बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मुंह में पानी आ गया होगा आपकी ये बातें सुनकर। ऑडियंस, हाउ मेनी ऑफ यू, कितनों की डाइट है कि हर रोज वड़ा पाव, इसमें लिख रहा है कि हाँ इट्स लाइक वड़ा पाव। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस बटर नान, फिर आपका हो गया वड़ा पाव हो गया, या छोले भटूरे, मोमोज, कितने क्या क्या पसंद है आपके डेली? ये जो ऑफिस से निकलते हैं क्या खाते हैं आप? आपका क्या गो टू फूड है? प्लीज कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड लेट अस नो। जानते हैं आपकी डाइट कितनी हेल्दी है। संडे इज स्नैकिंग डे, सो संडे तो छोले भटूरे के लिए मुझे लगता है काफी लोगों ने फिक्स कर रखा होगा कि जब संडे आएगा तो संडे को आ रहा है ऑलरेडी हैंड्स अप आउट देयर कि संडे को कितने लोग छोले भटूरे खाते हैं। योर ऑडियंस जालिए कमेंट्स में देखते हैं छोले भटूरे कितने फेवरेट है किस किस के। मुझे लगता है जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम ये पूछें कि अभी कौन कौन छोले भटूरे या खा रहे हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई अभी भी जरूर होगा जो अभी इवनिंग स्नैक्स लेके बैठे होंगे। अरे हमारे कार्तिक जी कह रहे हैं कि प्रोटीन प्री वर्कआउट BCAA, काश ये खाने से कह रहे जस्ट अभी जिम से आया हूं प्री वर्कआउट। एंड मेल्स एज वेल जो अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस होती है, तो जी। क्या योगा के माध्यम से हम अपनी स्किन को भी हेल्दी रख सकते हैं? या कौन से हेल्दी योगा है जो हम बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, स्किन की ग्लोइंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी किन किन चीजों से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं ऑलरेडी 2-3 ग्लास फिनिश कर चुका हूँ, अभी दोबारा मैंने तीसरा ग्लास फिनिश कर दिया, जिसे कहते हैं वाटर। हमारा शरीर 70% वाटर से मिलके बना है, तो जितना आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे,
उतना स्किन के अंदर ग्लो बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जो हमारा रोल प्ले आ जाता है वो आ जाता है एयर इनटेक का, ऑक्सीजन लेवल का, कि आप अपने आप को कितना ऑक्सीजनेटेड रखते हैं। तो ऑक्सीजन इनटेक के लिए क्या करना है, हमारे पास ब्रेथ वर्क आता है, प्राणायाम आते हैं हमारे पास, कपालभाति हमारा प्राणायाम है, अनुलोम विलोम हमारे प्राणायाम है। ये वो प्राणायाम है जो आपके बॉडी के अंदर, वैसे कुछ लोग आज भी कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद भी ये वाली बात बोल देता हूँ कि कपालभाति को प्राणायाम में कंसिडर कर देते हैं, बट कपालभाति एक्चुअली में प्राणायाम नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है, आई थिंक कि जो जुड़े हुए हैं योग के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन्हें बात शायद समझ में आ जाएगी कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है। कपालभाति एक्चुअली में एक क्लींजिंग टेक्निक है, वो आपको अंदरूनी तरीके से क्या कहेंगे हम उसे, शौच साफ करता है एक तरीके से। तो प्राणायाम के माध्यम से आप प्राणायाम अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो वो भी आपकी स्किन पे ग्लो लाना शुरू कर देता है। आपका डाइट बहुत मैटर करता है आपके स्किन के ग्लो के लिए। अगर आप फाइबर ओरिएंटेड डाइट जैसे फ्रूट्स वगैरह अगर अच्छे खा रहे हैं, आप अपने डाइट में इंक्लूड रखते हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो स्किन डेफिनेटली आपकी बहुत ग्लो करेगी। और एक सबसे जरूरी चीज, आपने सुना होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक आशीर्वाद देते हैं, जो आशीर्वाद का नाम है कि दूधो नाव पूतो फलो। तो दूधो नहाओ का मतलब ये है कि आप दूध से नहाओ, और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं खुद भी ये चीज ट्राई कर चुका हूँ कि अगर आप अपना स्नान साबुन या बॉडी वॉश की जगह अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं नहाने में, तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी, बहुत ही सुंदर। और कुछ केसेस के अंदर अगर मान लीजिए आपकी मेट्रो सिटीज में आप रहते हैं, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, टैनिंग अगर आपको हो गई है तो वो टैनिंग भी आपकी रिमूव हो जाएगी अगर आप दूध से नहाते हैं तो। सार्थक जी, जैसे स्किन के लिए आपने बोला, उसी तरह से हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है। फीमेल्स के लिए तो ये मेजर कंसर्न रहता है कि बाल झड़ रहे। तो क्या किया जाए टू मेंटेन हेल्दी हेयर? हेयर के लिए अगर हम योगा की बात करें, आसन की बात करें, तो वो कोई भी आसन जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन मतलब कि जिसमें आपको सर को अपने बॉडी से नीचे लेके आना, जिसे जो लोग कर सकते हैं ये वाली चीज, उनके लिए हम शुरुआत करेंगे शीर्षासन से, जिसे हेड स्टैंड भी कहा जाता है। अगर आप सर के बल खड़े होते हैं, हेड स्टैंड की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आप सुन के ही समझ पाएंगे ये वाली चीज कि अगर आपने सर को नीचे कर दिया, पैरों को ऊपर कर दिया, तो जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड की सप्लाई है, वो हेड रीजन में ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि ग्रेविटी आपके बॉडी पर एक्ट कर रही है, गुरुत्वाकर्षण आपके शरीर पे एक्ट कर रहा है, आपके शरीर पे एक्ट कर रहा है, मतलब आपके ब्लड पे भी वो एक्ट कर रहा है। जैसे जैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, ये आपके चेहरे पे ग्लो भी लाएगा और आपके हेयर फॉल की जो समस्या है उसको धीरे धीरे कम करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि, जैसे मेरे पास पहले भी कई बार ये सवाल आए थे, तो उन्होंने बोला कि काफी समय से वो हेड स्टैंड कर रहे हैं लेकिन कोई खास रिजल्ट उन्हें देखने को नहीं मिला। तो मैं उन लोगों के लिए बात बताना चाहूंगा कि योगा थोड़ा स्लो प्रोसेस है, उसे समय लगता है। और समय कैसे लगता है कि आप मान लीजिए कि आप डेली योगा कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप डेली शीर्षासन कर रहे हैं, लेकिन शीर्षासन अगर मान लेते हैं कि 50% फायदा दे रहा है, लेकिन आप बचे हुए 50% में वापस अपना स्ट्रेस ले लेते हैं, या आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जो आपके हेयर फॉल को प्रमोट कर रहा है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, तो आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं तो शीर्षासन के साथ अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड कोई समस्या है, आप कुछ लोग कहते हैं देखो आज के जीवन का तो रूल है, स्ट्रेस तो देखो होगा ही, कैसे हम कर सकते हैं, स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। तो ऐसा नहीं है, ये बस हमने अपनी धारणा बना ली है कि स्ट्रेस लेना ही लेना है, जरूरी ही है स्ट्रेस लेना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि जो दिनचर्या है, जीवन है, उसमें स्ट्रेस रिलेटेड चीजें रहती हैं, पर आप उनसे एक दूरी बना सकते हो, वो आपके हाथ में। क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी होती है कि उसे कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए, इस वजह से वो ऐसी ऐसी चीजों पे जाता है जहाँ से रिपीटेटिव थॉट ओरिजिनेट होते हैं और स्ट्रेस ओरिजिनेट हो जाता है। तो हेयर फॉल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। लाइफस्टाइल मतलब कि आप खाना पीना अच्छा रखें, जंक फूड वगैरह कम से कम खाएं। मैदा आजकल बहुत प्रचलन में आ गई है, मैदा से जुड़ी हुई चीजें बहुत सारी आ गई हैं, तो उनका सेवन कम से कम किया जाए। फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे रखें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत कंज्यूम करे जाएं। मतलब बहुत का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लगाम नहीं लगाई गई, पर एक सर्टेन क्वालिटी में, कि जैसे डेली रूप के अंदर आप 10 बादाम, 5 अखरोट,
5, 7, 10 किशमिश, इस तरीके से आप चीज़ें अपना सेवन करेंगे तो वो आपके हेयर फॉल और आपके हेयर को अच्छा एक स्ट्रेंथन होने में बहुत बेनिफिट देगा। ऐसे ही अगर हम आसन की बात करें तो शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, जो लोग कर सकते हैं सर्वांग आसन कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो पाद हस्तासन है जो हाफ फॉरवर्ड फोल्ड रहते हैं। इस तरह के आसन जिसमें आपको सर को नीचे करना है, वो आपके हेयर फॉल में हेयर फॉल को रोकने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। Like, are there any asanas that should be done during the morning hours? ऐसा कुछ आसना है सर हम सुबह के टाइम ही कर सकते हैं? आसन सुबह के टाइम अगर आप सुबह के टाइम उठ रहे हैं तो आप सारे ही आसन जो है सुबह कर सकते हैं। सुबह सबसे अच्छा समय बताया गया है। और अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें तो सुबह का जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का पीरियड होता है, सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, उस समय अगर आप योगा करते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। बहुत सारी चीजें उस समय चेंज हो जाती हैं, जैसे कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को प्रकृति का पार्ट ही मानते हैं। हम नेचर से ही आए हैं और सत्य यही है कि हम वापस नेचर में चले जाएंगे। तो जितना हम अपने आप को उस नेचर से अलाइन करके रखेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अगर योगा प्रैक्टिस की बात करें तो मैं किसी एक आसन के बारे में ऐसा नहीं कह पाऊंगा। आप अपना पूरा योगा अर्ली मॉर्निंग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा समय माना गया है अपना योगा प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप योग साधना में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसा कहते हैं कि पूरा नेचर, पूरा प्रकृति, एयर, वाटर, इनफैक्ट इवन बर्ड्स की चर्पिंग, वो साउंड्स भी आपको स्ट्रेस फ्री होने में हेल्प करती है। तो वो समय आप अगर अपना कोई भी योग साधना करते हैं, आप योगा के रूप में कोई भी व्यायाम करते हैं, तो वो सब आपको बहुत ही ज्यादा फायदे देगा इन कंपैरिजन टू बाकी किसी टाइम आप जो दिन में कर रहे हैं। अगर जो कथन लिखे गए हैं अगर हम उनकी बात करें, या जो हमें अपने गुरुजी से पता लगी कि योगा करने का जो सबसे उचित समय है, आप सुबह 4 बजे के बाद शाम को 8 बजे से पहले आप योग साधना करेंगे तो सबसे अच्छा फायदा देगी। 8 बजे के बाद मना ही करते कि 8 बजे जैसे सूर्यास्त के भी कुछ समय बाद तक आप कर सकते हैं, बट 8 बजे के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप 4 से 8 बजे के बीच में, मतलब 8 बजे आपकी योग साधना खत्म हो जानी चाहिए शाम के जो 8 बजते हैं। तो मॉर्निंग 4 से लेके इवनिंग 8 तक सारा समय उचित है। बट बेस्ट अगर टाइम की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग जो 4 से 6 का समय है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बताया गया है, वो बिल्कुल ही अच्छा, बहुत ही उचित समय है योगा करने के लिए। So, can you tell us about the significance of सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार, जैसा कि आपने नाम जो हमें डिनोट करता है सूर्य नमस्कार, तो सूर्य की वंदना करना, सूर्य को प्रणाम करना एक सीक्वेंस के थ्रू सूर्य नमस्कार कहा गया है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आप कोई एक ऐसी जगह के पास से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं जहाँ पे आग लगी है, फायर है, ठीक है, तो फायर के पास से अगर आप निकलेंगे तो आपको फायर से क्या मिलेगा? थोड़ा गर्माहट मिलेगी। इसी तरह अगर आप किसी नदी या किसी झरने के पास से गुजर रहे हैं तो आपको ठंडक मिलेगी। तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो उसकी अपना एक प्राकृतिक नेचर है, ठीक है। तो इसी तरीके से सूर्य नमस्कार, सूर्य की हम एक तरीके से वंदना कर रहे हैं। तो सूर्य की वंदना, नमस्कार का अर्थ क्या है? नमस्कार का अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ऋतिका जी को नमस्कार करता हूँ, तो उस नमस्कार का एक छोटा सा अर्थ ये है कि वो सारी खूबियां, वो सारी क्वालिटीज जो ऋतिका जी के अंदर है, मैं चाहूंगा कि वो मुझे भी मिले। तो ऐसे ही हम जब सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं तो वो सारी खूबियां जो सूर्य के अंदर है, वो सारी क्वालिटीज, वो कैपेबिलिटीज जो भी सूर्य के अंदर है, जैसे कि सूर्य सा तेज, सूर्य के अंदर जो वो तेज है, जो वो चमक है, वैसी चमक आपको मिले, तो उसके लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य से हम क्या सीखते हैं? सूर्य से हम डिसिप्लिन सीखते हैं, यानी कि नियम। नियम क्या है? नियम ये है कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बादल हो, कि हमें सूर्य भले ही अपनी आंखों से ना दिखे, लेकिन रोज सुबह सूर्य आपको प्रकाशमान करेगा। आपकी धरती पर, आपके आंगन में सूर्य की किरण जरूर आएगी। तो ऐसे ही नियमबद्ध बने रहने के लिए सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है।
ये थोड़े से क्या कहेंगे इन्हें कि ये आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो ये आध्यात्मिक खूबियां हो गई सूर्य नमस्कार की। थोड़ा सा शारीरिक रूप में अगर बात करें तो सूर्य नमस्कार को हम कह सकते हैं कि वो लाख दुखों की एक दवा है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो एक समय ऐसा था जब मैं कोई भी आसन नहीं करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ डेली रेगुलरली सूर्य नमस्कार करता था। तो करीब करीब 3 से 4 महीने करीब एक बीच में ऐसा समय रहा था जब मैंने डेली 108 सूर्य नमस्कार करे। हाँ, वो समय दोबारा कभी नहीं आ पाया, लेकिन उस सूर्य नमस्कार से मुझे क्या मिला, उस सूर्य नमस्कार के बेनिफिट के रूप में मुझे वेट लॉस फील हुआ अपने बॉडी के अंदर। वेट लॉस के साथ साथ मुझे अपने बॉडी के अंदर एक अलग एनर्जी डेली करने पे महसूस होती थी, जो कि यूजुअल लेवल पे मैं कभी नहीं फील कर पाया। तो वो एनर्जी मुझे सूर्य नमस्कार करने के बाद महसूस हुई। सूर्य नमस्कार के बेनिफिट के रूप में कुछ समय पहले की बात है, एक मेरे स्टूडेंट थे जिनके फैटी लीवर स्टेज 3 बताया गया था। तो उन्होंने सिर्फ सूर्य नमस्कार की सहायता से अपना फैटी लीवर स्टेज 3 से स्टेज 1 पे वो लेके आए। और भी बहुत सारी चीजों का योगदान था, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, अच्छे लाइफस्टाइल चेंज का था, बट उन्होंने योगा के माध्यम की अगर बात करूं तो सिर्फ उन्होंने सूर्य नमस्कार किया, जिससे उनका फैटी लीवर स्टेज 3 से स्टेज 1 पे आ गया है। तो इस तरीके के बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सूर्य नमस्कार आपकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइन है, उसकी 6 मूवमेंट्स होती हैं, तो वो सारी मूवमेंट्स हम सूर्य नमस्कार में कवर कर लेते हैं। 2 जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है अगर उनको हम छोड़ दें तो मेजरली हम बाकी मूवमेंट हम कवर अच्छे से कर लेते हैं। तो सूर्य नमस्कार आपकी स्पाइन को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर देता है। तो इस लेवल पे फिजिकल, मेंटल और आपके स्पिरिचुअल लेवल, तीनों लेवल पे सूर्य नमस्कार के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। तो योगा के सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं, एंटायर बॉडी गेटिंग फ्लेक्सिबल। हमारे थिंक बहुत सारे ऐसे डिसीजेस होंगे, कंसर्न्स, हेल्थ कंसर्न्स होंगे, जो कि सूर्य नमस्कार, अगर आप हर रोज सूर्य नमस्कार ही कर लो तो वो क्योर हो जाए। मैं अपने बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो डू सूर्य नमस्कार, और देयर आर सर्टेन स्पेशल योगा asanas that pregnant women can do, and how safe is it for them? बिल्कुल, प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल योगा कर सकती हैं। जैसे हमारे हिंदू, जो हमारी लाइनेज है, जो हिंदू कल्चर या सनातन कल्चर जिसे कहते हैं, जो चला आ रहा है, उसके अंदर करीब 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से एक संस्कार है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार के अंदर पूरा विधि विधान सारी चीजें बताई गई हैं कि प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होता है, प्रेगनेंसी में कैसे रहना है, प्रेगनेंसी के बाद आपको कैसे रहना है। सूर्य नमस्कार भी प्रेग्नेंट वुमेन कर सकते हैं, पर उनके लिए कुछ कुछ वेरिएशंस हो जाती हैं, कुछ कुछ सूर्य नमस्कार के अंदर स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। तो वो रेगुलर तरीका जिससे एक आम कोई मनुष्य वो सूर्य नमस्कार करेगा, वो वैसे नहीं करते। उनके लिए कुछ कुछ मूवमेंट्स हैं जो ऑल्टरनेट मूवमेंट्स उनके लिए कराई जाती हैं, ताकि जो बेबी है और जो मदर है दोनों ही सेफ तरीके से मूव कर सके। आसन के रूप में बात करें तो काली आसन बहुत ही बेनिफिशियल बताया गया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। मलासन बहुत ही बेनिफिशियल बताया गया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ये सारी वो चीजें हैं जो पुराने समय की अगर हम बात करें तो हमारी दादी नानी सब एक समय पे सब किया करती थी। जैसे अगर हम मलासन की बात करें तो घर में झाड़ू या पोछा जब भी साफ सफाई करी जाती थी तो मलासन की ही मूवमेंट सारी करी जाती थी। और स्पेसिफिकली अगर हम झाड़ू लगाने की बात करें तो झाड़ू लगाने वक्त जिस तरीके से वो आगे या पीछे मूव करते हैं तो उसको आजकल डक वॉक कह दिया गया है, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है। और आप अगर मैं सिंपल सेंटेंस में बात करूं तो कोई भी वो आसन जिसमें आपको, जैसा कि आप समझ सकते हैं प्रेगनेंसी है तो ऑफ कोर्स वूम्ब जो है हमारा, वूम्ब में बेबी है, तो कोई भी वो आसन नहीं करना हमें जिसके अंदर आपको पेट पे लेटना हो या पेट के ऊपर दबाव, कोई भी वो आसन नहीं करना। उसके अलावा जो बैठ के करने के आसन है वो आप कर सकते हैं। अगेन ये आसन वापस आपके, अगर मैं एक साधारण शब्दों में बात करूं तो 2 जगहों पे हम मेन टारगेट करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जिसमें से पहला हमारा होता है स्पाइनल रीजन। अगेन हमें स्पाइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है स्पाइन के ऊपर लंबर रीजन जिसे स्पेसिफिकली हम कहते हैं उस पर काफी ज्यादा भार आना शुरू हो जाता है। और दूसरा, सेफ डिलीवरी के लिए हमें पेल्विक स्ट्रेच बहुत ज्यादा करने होते हैं। पेल्विक रीजन आपका, क्योंकि जैसे जैसे बेबी जब बाहर आने की, जब डिलीवरी की स्टेज पास आती है तो
पेल्विक रीजन कितना स्ट्रेंथन होना चाहिए कि वो अच्छे से जो मदर है वो अच्छे से बेबी को पुश कर सके, वो डिलीवरी बहुत ही नॉर्मल तरीके से की जा सके। तो उसके अंदर मलासन, काली आसन और एक शिशु आसन, शशांक आसन जिसे कहते हैं। बट ये मलासन, काली आसन हम रेगुलर तरीके से कर सकते हैं। शिशु आसन जैसे अगर हो गया है तो उसके अंदर हम सपोर्टेड तरीके से यूज कर सकते हैं। या जैसे अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन को साइड वे स्ट्रेच करने के लिए परिवृत्ता जानु शिरासन जिसे हम कहते हैं वो करते हैं। तो उसमें आपका जो आपकी वेस्ट की साइड होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड होती है, जितना मुझे समझ में आया, कंसल्ट करके ही आप आसनास करें प्रेगनेंसी के दौरान। देख के रैंडम मत कीजिए। यू हैव टू हैव समवन हु स्पेशलाइज्ड टू गाइड यू इन डूइंग आसनास। इनफैक्ट आई थिंक हर इंसान को एक ट्रेनर की जरूरत होती है जब वो आसनास करे, ताकि उन्हें वो सही तरीके से कर पाए। अलाइनमेंट तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रेन किया होगा, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो हम आज आपसे एक छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे कि एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने आपसे ट्रेनिंग ली और उसकी जिंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुई है। इन अ वेरी शॉर्ट, लाइक हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो हम एक बिल्कुल इन अ वेरी शॉर्ट वे एक ग्लिम्स लेना चाहेंगे कि किस तरह से योगा ने आपके स्टूडेंट की लाइफ को ट्रांसफॉर्म। डेफिनेटली, क्योंकि अब तो मुझे बहुत सारा समय हो गया है योगा सिखाते हुए। मेरे एक स्टूडेंट, अभी मैंने देखा उन्होंने एक कमेंट किया है, डॉक्टर स्वर्णा गोयल जी, वो भी मेरे एक स्टूडेंट हैं। तो करीब 2 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, जनवरी से उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरुआत करी थी। तो जनवरी में उनका वेट करीब 69 पॉइंट समथिंग या राउंड ऑफ करके 70 कह लीजिए, 70 केजी उनका वेट था। और अभी रिसेंटली करीब 2 हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो अभी उनका वेट 54 किलो आ चुका है अभी। तो जनवरी से लेके अभी तक उन्होंने करीब कितना कहें 16 केजीज उन्होंने लूज किया। और तो बहुत ही अच्छा। बट इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ योगा का हाथ है, उनका डिसिप्लिन और उन्होंने अपना खान पान का कितना ध्यान रखा, ये वो चीजें होती हैं जो शायद सामने नहीं आती लेकिन बैक एंड में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और ये ही मेरी एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है जो करीब मैं कहूँ कि सबसे पहला सेशन, मतलब मैं अपने दिन की अगर शुरुआत की बात करूं तो मेरे दिन की शुरुआत 2 चीजों से होती है, जिसमें से पहला है योगा और दूसरा जी है स्वर्णा गोयल जी जो मेरे स्टूडेंट है उनके साथ योग। तो अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट है हमारे, अर्ली बर्ड है। थैंक यू सर, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। वो कमेंट भी कर रही है यहाँ पे हमारे चैट बॉक्स में। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई के एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल, बहुत ही फेमस है मुंबई का। तो डॉक्टर स्वर्णा जी वहाँ पे हमारे गायनेक डिपार्टमेंट हेड करती हैं एंड शी इज इन लीलावती हॉस्पिटल। उनके पेशेंट की, स्वर्णा जी के अगर पेशेंट्स की बात करें तो बहुत ही स्वर्णा जी एक तरीके से हमारे स्टार ही हैं। उनके पेशेंट में जैसे कंगना रनौत उनकी पेशेंट है, दीपिका पादुकोण उनकी पेशेंट है, इमरान हाशमी की वाइफ है प्रियंका जी, वो भी उनकी पेशेंट है। तो इन सबको स्वर्णा जी ने बहुत हेल्प किया, इनके प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत इनका साथ दिया है। तो शी इज एन अमेजिंग डॉक्टर एंड शी इज एन अमेजिंग स्टूडेंट। तो क्योंकि वो यहाँ पे मुझे उनका कमेंट दिख गया तो मैंने कहा ठीक है, इनसे बेस्ट कौन ही हो सकता है जिनके बारे में बात करी जाए। And still see, you have transformed somebody's life completely. As a teacher, a trainer, you have dedicated your learning to transforming a life. Definitely, but I give more credit to yoga, क्योंकि योगा अगर नहीं होता तो of course transformation. योगा really transform you from within. जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ना, योगा is not workout, yoga is work in. So जिस तरह से अगर there are many women also who suffer from thyroid and PCOD. So can yoga help cure those also, and how does it help? अगर आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे PCOD जो है, पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम जो है, वो बेसिकली आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने 90% फीमेल स्टूडेंट्स के अंदर जिनको PCOD का प्रॉब्लम था, वो 2 चीज़ों के ऊपर बेस था, जिसमें से पहला उनका लाइफस्टाइल था।
लाइफस्टाइल बेसिकली कहें लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट, कि किसी फॉर्म ऑफ सिर्फ योगा की बात नहीं करूंगा यहाँ पे मैं, वो किसी भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट में इन्वॉल्व नहीं थे, कि जैसे कई लोग वॉकिंग कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, तो कोई भी फॉर्म ऑफ आपको एक्टिविटी मस्ट है। हाँ, योगा कहेंगे तो अगेन योगा इज अ होलिस्टिक अप्रोच, वो आपको इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सब पे वो आपको हील करेगा। सेकेंड थिंग विद पीसीओडी इज कि वो स्ट्रेस बेस्ड है, सेम अगेन विद द थायराइड आल्सो, ये दोनों स्ट्रेस बेस्ड मूवमेंट है। अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में 90% आपके बॉडी में जो भी बीमारी ओरिजिनेट होगी उनके पीछे दो ही कारण है। पहला है आपका गट हेल्थ, आपका पेट, एंड दूसरा है आपका मेंटल हेल्थ। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ भी हम बस दूसरा ऑप्शन इसलिए कंसीडर करते हैं बिकॉज इट होल्ड्स इट्स ओन ट्रेजेक्टरी। अदरवाइज मेंटल हेल्थ भी आपका गट से ही रिलेटेड है। आई एम श्योर आपने वो कहावत सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन, या जैसा अन्न वैसा तन। तो इवेंचुअली सारी चीज आपके गट हेल्थ पे ही रिलेटेड है। आप कैसा खाना खा रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो जैसा जितना अच्छा खाना आप खाएंगे, अच्छे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने जुबान, हम अपने स्वाद के लिए कुछ भी खा रहे हैं, अच्छा मतलब जो हमें इंटरनली हेल्दी रखे, तो वह खाना और एक एक्टिव लाइफस्टाइल, ये दो चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो थायराइड, पीसीओडी, इनफैक्ट 90% जितनी भी बीमारियां हैं, 10% क्या बचता है, 10% सिर्फ ये बचता है कि आप चलते हुए कहीं गिर गए, कोई फ्रैक्चर आ गया, कोई चोट आ गया, कुछ कट लग गया, तो सिर्फ वही 10% में एक्सटर्नल फैक्टर्स में बचता है। अदरवाइज 90% प्रॉब्लम आपके लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है।